विंडोज और ऑफिस सर आज तो देखें थोड़ा मुश्किल है, आप दे दें लैपटॉप, मंडे को ले लेगा क्योंकि आज क्लासेस बहुत है। हेलो अब आप, मैं ये बोल रहा हूँ सर, आप अगर आज दे रहे हैं तो आज दे दें, लेकिन मंडे को ले लेगा क्योंकि आज क्लासेस बहुत है और मैं अकेला हूँ। बस ठीक है, ऐसा कर लें। ठीक है। जी जी। ओके ओके ओके। ठीक है।
हेलो। हेलो हेलो।
हेलो तलाल, मेरी आवाज आ रही है? तलाल और उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। उस्मान, कल तुम कहाँ थे? हाँ। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। कौन सी क्लास है तुम्हारी आज? क्योंकि हो गई होगी। 3 घंटे में एसआर वाले। चलो, गुड। तो आवाज आ रही है? प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है? कहाँ चले गए तुम लोग? यस। चलो जी, आज जो है हम कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। हमने सेक्शन 59 से स्टार्ट करना है। मैंने कल बेस बना दी थी, बेस में थोड़ा इत्तेफाक से टाइम ज्यादा लग गया तो हम कंटिन्यू नहीं कर सके उसको, सेक्शन 59 को, सॉरी बेसिक बल्कि स्टार्ट ही नहीं कर सके। तो सेक्शन 59 को हम जो है स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा चैप्टर जो है हमारा चल रहा है? चैप्टर नंबर 4। कौन सा नाम है? नाम बहुत बड़ा है इसका। शेयर, फिर से दोबारा लिख देता हूँ, शेयर कैपिटल, टाइप्स एंड वेरिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। सही है। और हम कौन सा भी सेक्शन करने जा रहे हैं? सेक्शन 59। सेक्शन 59 की बेस मैंने कल बता दी थी कि सेक्शन 59 की वजूद की वजह क्या है। हमने पढ़ा था कि ऑल्टर, कोई भी ऑल्टरेशन आर्टिकल्स के अंदर नहीं हो सकती जब तक अफेक्टेड क्लास जो है वो 75% या उससे ज्यादा वोट ना दे दे उस पर्टिकुलर वेरिएशन के लिए। तो हमने कल एग्जाम्पल से बेतहाशा एग्जाम्पल 7-8 एग्जाम्पल हमने बनाई, जिससे हमने सीखा कि कब वेरिएशन किसके राइट में होती है और कब किसका जो है रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। सही है। बेसिकली ये केस जब भी अराइज होगा जब मोर देन वन क्लास होगी। विद इन सेम क्लास जो है ये वेरिएशन वगैरह होगी भी, रेजोल्यूशन जो है ऑटोमेटिकली वही एक ही क्लास है, कोई मल्टीपल क्लासेस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अगर रेजोल्यूशन पास हो भी रहा है तो वही क्लास का हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई क्लास नहीं है, सही, और आप जो अपने ही वोटिंग राइट को कम कर रहे हैं, वैसे होगा नहीं, ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आप कह रहे हैं कि मैं डिविडेंड कहते हैं, हम कह रहे हैं डिविडेंड हम जो है ना खत्म कर रहे हैं अपना। तो अब यहाँ अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा, यहाँ कोई दूसरी क्लास ही नहीं है, यहाँ जो रेजोल्यूशन पास होगा वो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर क्लास का ही है। यहाँ पे कोई वेरिएशन वाली कहानी नहीं आ सकती। हाँ, एक केस में आ जाएगी कि रेजोल्यूशन सही पास नहीं हुआ, मेजर शेयर को नोटिस नहीं दिया गया, कुछ चंद लोगों को बुला के पास कर लिया गया कोरम पूरा करके, वो एक अलग बात है, वो अलग सेक्शन में जो है वो मीटिंग के जो चैप्टर है उसमें कवर होगा। लेकिन यहाँ जो सेक्शन कवर हो रहा है ये मल्टीपल क्लासेस के केसेस में ही ये सेक्शन की एप्लीकेशन आएगी। अच्छा, सेक्शन 59 में क्या कहता है? सेक्शन 59 में कहता है कि अगर कोई इस तरह का रेजोल्यूशन पास हो गया जहां पे अफेक्टेड क्लास के जो है रजामंदी नहीं ली गई, मिसाल के तौर पे ये क्लास ए है, ये बी है, सही है, पहले क्या था, वोटिंग राइट इनके पास भी था, इनके पास भी था, सही है, लेकिन बाद में क्या किया गया, इनका वोटिंग राइट जो है खत्म कर दिया गया। अब वो कह रहा है कि यार देखो, अगर वोटिंग राइट इनका खत्म कर दिया गया तो इनके पास क्या रेमेडी है, इनके पास क्या रेमेडी है, ये आइए सेक्शन के अंदर वो हमें बताएगा। आइए सेक्शन को पहले रीड करते हैं, फिर इसको जो है समझते हैं।
राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, अब अगेन शुरू में जो बेसिक लाइन बता रहा, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बी वेरीड बाय अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए थे। इसके बाद कह रहा है सच अल्टरेशन अफेक्ट्स द सब्सटैंटिव राइट्स ऑफ अ सर्टेन क्लास ऑफ मेंबर, अगर कोई सर्टेन क्लास ऑफ मेंबर को राइट को अफेक्ट कर रहा है, इट शैल बी कैरीड आउट ओनली इफ अ 3/4 मेजॉरिटी, ये भी हम पढ़ा था हमने कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और अफेक्टेड क्लास का, ऑफ द अफेक्टेड क्लास आल्सो वोट फॉर सच अल्टरेशन। सही है, ये आगे की पुरानी बातें हैं, दोनों लाइनें जो है ये पुरानी बातें। अब यहाँ से जो है ये नई बात स्टार्ट हो रही है। पुरानी बात से मतलब हम पहले भी ये सेक्शन में पढ़ चुके हैं। सही है, अब पढ़ते हैं, आगे की बात पढ़ते हैं। 10% और मोर ऑफ द अफेक्टेड क्लास ऑफ शेयर होल्डर कैन अप्लाई टू द एससीसीपी लिखा। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है आपका कि 10% होने चाहिए, 10% और मोर शेयर होल्डर, मतलब 10% मतलब वोटिंग राइट वाला। 10% or more of the affected class of shareholder can apply to the court for cancellation of the resolution within 30 days. सही है, अप्लाई टू कोर्ट करेंगे, अप्लाई टू कोर्ट करेंगे, कितने दिनों में करेंगे? विदिन 30 डेज। विदिन 30 डेज क्या? ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। 30 डेज से नहीं लिख के आना, गलत हो जाएगा। 30 डेज कहां से? ऑफ पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन। सही है, अप्लाई करेंगे कोर्ट को, और क्या है? कोर्ट शैल पास एन ऑर्डर टू कैंसिल रेजोल्यूशन। अब कोर्ट जो है पास करेगा ऑर्डर के रेजोल्यूशन को कैंसिल करो। कौन सा रेजोल्यूशन? हो सकता है उस मीटिंग में 1 से लेकर 10 तक रेजोल्यूशन पास हुए हो, और सबको नहीं बोलेगा। मिसाल के तौर पर 5वां रेजोल्यूशन वो है जहां पर राइट आपके जो है अफेक्ट हो रहे हैं, तो वो इस वाले को कैंसिल करेगा। 1 से लेकर 4, 6 से लेकर 10 वाले को कुछ भी नहीं छेड़ेगा, ना ही उसकी बात करेगा। Court shall pass an order to cancel a resolution only if it is proved that, उसको प्रूव हो जाए। क्या प्रूव हो जाए? सब मटेरियल आगे आ गए, इसमें कहीं बैठो, some material facts were concealed by the company to get the resolution passed। ये कोई मटेरियल फैक्ट जो है वो कंसील किए गए। मिसाल के तौर पे नोटिस में लिखा था कि हम जो है वोटिंग राइट जो है कोई नहीं छेड़ है, कोई नहीं छेड़ है, वोटिंग राइट पे बात ही नहीं होगी। सही है, अब क्लास बी वाले आए नहीं, क्लास बी वाले आए नहीं, क्लास बी की वजह शोल्डर आई, इन्होंने कहा छोड़ो यार क्या बेकार से रेजोल्यूशन पे पास हो रहा है, हम नहीं जा रहे। ठीक है, अब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या हुआ कि जो है रेजोल्यूशन पास करा दिया। तो क्या है? सम मटेरियल फैक्ट्स वर कंसील्ड बाय द कंपनी टू गेट द रेजोल्यूशन पास, और क्या द चेंज इज हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द। बीच में और आ रहा है, एंड नहीं आ रहा। एंड आ रहा तो मतलब होता है दोनों कंडीशन का फुलफिल, इनमें से कोई एक चीज भी हो जाए तो भी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, कोर्ट इस रेजोल्यूशन को कैंसिल कर देगा। रिपीट कर, कंपनी शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द अबव ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? जो कोर्ट ऑर्डर देगा। देखो विदिन 30 डेज कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर देगा टू कैंसिल रेजोल्यूशन। ठीक है, और कंपनी क्या करेगी? उस ऑर्डर को क्या करेगी? विदिन 15 डेज रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड कर देगी। ये कॉपी कर लेना, फॉरवर्ड टू रजिस्ट्रार विदिन 15 डेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इस पे लिखा है कंपनी कैन फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर टू द रजिस्ट्रार विदिन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ऑर्डर। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर नहीं है, फ्रॉम द रिसीट ऑर्डर विदिन 15 डेज ऑफ इट्स रिसीट। डायरेक्ट वो डिस्पैच करेगा, तो ये आपको किसी तरह 2 दिन ले लेगा या 1 दिन लेगा। जिस दिन आपको रिसीव होगा उस दिन से 15 दिन के अंदर जो है आप उसको कर देंगे। इसको कॉपी करो, मैं एक दफा दोबारा समझा, इसको कॉपी करो, मैं एक दफा दोबारा समझा दूं, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैं सामने तो नहीं आ रहा। चलो कॉपी करो आराम से। कहां रह गए थे? सर मेरी राज आप कॉल कर रहा हूं, पता नहीं कौन सी बुक है, मैं पहले बार सोचा मैं टाइम देना तो बाबा स्पीकिंग में। ये कॉपी कर लो, तो मैं इसको एक दफा और समझाता हूं, टेंशन वाली बात नहीं। इसी की आवाज ही नीचे कर,
कॉपी कर लिया है ऑनलाइन वाले बच्चों? क्या हो गया बेटा? उस्मान ने कर लिया कॉपी, तलाल, रेहान, वेरी गुड। ये स्केचेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्ट को रियलाइज करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप पढ़ रहे हैं, आपने पहले स्केच देखा, फिर आपने रीड किया, आराम से समझ में आएगा यूं चुटकियों की तरह। वेरी गुड, वो तरीके से देखना है आपने। कंप्लीट पास पेपर, लेकिन तरीक तसल्ली से करने हैं, पास पेपर तसल्ली से करने हैं। पास पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। खासतौर पर जो करंट लेटेस्ट 4 अटेम्प्ट हैं उसमें आपके कम से कम 50% ज्यादा नंबर आने चाहिए उस पर्टिकुलर सवाल के अंदर। ये ना हो कि बिल्कुल ही आउट चल रहा है, सवाल कहीं जा रहा है, जवाब कहीं जा रहा है। कोर्ट ऑर्डर टू कैंसिल द रेजोल्यूशन पूरा लिख देता हूँ, चलो सही है। तो ये लिखा हुआ है नीचे, सही है बस नीचे लिखा है रेजोल्यूशन फॉरवर्ड द रजिस्ट्रार, फॉरवर्ड द ऑर्डर कर देते हैं ना, फॉरवर्ड द ऑर्डर। इसका स्केच हो गया ना, ये वेरिएशन 59 बना लो इसको, मैं दोबारा समझाता हूँ। अब क्लासें किसी ने नहीं छोड़नी है, अब चीजें जो है चलेंगी, किसी ने क्लासें नहीं छोड़नी है। अब बिल्कुल सब सीरियस हो जाएं, सीरियस भी हो जाए और सीधे भी हो जाए, दोनों हो जाए। मुझे खुद अंदाजा है गर्मी है बहुत, लेकिन क्या करें, गर्मी रहेगी, ये पूरा मई रहेगी, अब हम क्लासेस ऑफ नहीं कर सकते। और जो बच्चे फिजिकल के हैं वो फिजिकल में ही आए, अनटेनल किसी को इमरजेंसी है, जैसा बयान का था कि कहीं और थे वो घर पे नहीं थे अपने, वो एक अलग केस है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम डेट थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लें, इंशाल्लाह इसका फल भी मिलेगा आप लोगों को। जो फिजिकल आ रहे हैं वो फिजिकल ही आए। अच्छा देखें जी, हमने क्या पढ़ा कि हमने पीछे पढ़ के आए थे इनकॉर्पोरेशन में कि कोई भी ऐसी ऑल्टरेशन आर्टिकल्स के अंदर नहीं हो सकती। मुझसे जरूर खड़ी हुआ है तो इसका माइक अपना चलता है। कोई भी ऐसी ऑल्टरेशन आर्टिकल्स के अंदर नहीं हो सकती जिसमें आपके किसी भी शेयरहोल्डर की क्लास, किसी भी क्लास ऑफ शेयरहोल्डर्स के राइट्स एंड लायबिलिटीज अफेक्ट हो। इसके हमने मल्टीपल एग्जांपल बना के देख ली कि कौन से केस में किसके राइट अफेक्ट होते हैं और किसके रेजोल्यूशन पास होते हैं। अगर राइट अफेक्ट हो रहे हैं तो क्या उस पर्टिकुलर क्लास के 75% ज्यादा लोग उसके लिए वोट करेंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो उस पर्टिकुलर क्लास। ये कल हमने सीख लिया था कभी क्लास में कि कब किसके राइट अफेक्ट होते हैं और कब किसका रेजोल्यूशन पास करवाना है। यहां तक हम क्लियर थे, सही है। वो चैप्टर हमने पीछे पढ़ा था, वो सेक्शन हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, सही है। तो बुक में मैंने ये दोनों सेक्शन साथ कर दिए। ये पुरानी बुक इनके पास है तो इन्होंने जो है उसमें से निकाल के दिया। आप लोगों को नई बुक मिलेगी उसमें साथ है, ये सेक्शन मैंने साथ कर दिया, कंफ्यूजन में एक चीज वहां एक चीज यहाँ। अच्छा, फिर अब आगे उसकी एक्सटेंशन हो रही है। वहां तो उसने मना कर दिया कि नहीं करना, लेकिन अगर हो गया तो वो कह रहा है कि भाई कोर्ट के पास 10% और मोर ऑफ द शेयर होल्डर जाए, कौन सी क्लास के, जो अफेक्टेड है, जाए और जाके उनको बोले कि भाई देखो हमारे साथ प्रूफ करना क्या कि जो मटेरियल टैक्स हाइट हुए हैं इन पासिंग रेजोल्यूशन। मिसाल के तौर पर बोला गया हो कि नहीं यार रेजोल्यूशन हम का रेजोल्यूशन है तो पासिंग कर रहे थे, वो वोटिंग राइट अफेक्ट हो, नोटिस में आपने कैंसिल कर दिया, या रेजोल्यूशन का गलत तरीके से पास करा दिया, वो 75% निजाम पूरा हो गया। इस तरह की कोई भी चीज हुई या चेंज इज हार्मफुल, इस तरह की कोई भी चीज नहीं हुई, इस तरह की कोई भी चीज नहीं, लेकिन चेंज क्या है, हार्मफुल, खतरनाक है टुवर्ड्स द शेयर फॉर द पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर। तो क्या होगा, कोर्ट जो है ऑर्डर पास करेगा, सही है, ऑर्डर पास करेगा किस चीज का, टू कैंसिल कर, और वो ऑर्डर जो है आपने आगे रजिस्ट्रार को देना है विद इन 15 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ ऑर्डर। अब इस तरह के सेक्शन को मुझे बताओ तैयार करने की जरूरत है। कंपनी लॉ पूरा कंपनी लॉ में 30% 25% ऐसा है जहां आपको याद करने की जरूरत। अब बड़े प्यार से
बड़े प्यार से इसको अपने वर्डिंग में लिख सकते, इसमें कोई ऐसा टेक्निकल वर्ड नहीं है। तो ये 10% more the shoulder of that class, सही है, of whose right has been affected may apply to the court। मैं यहाँ से कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ अंग्रेजी है, सिंपल अंग्रेजी। may apply to the court within 30 days from the date of passing of the resolution। the court may pass an order, सही है, if it thinks so, या if it is proved to it that there were material, नहीं, that there were material facts were concealed or the change is harmful to the interest of the members of that class, सही है, and the company shall forward the said order within 15 days of it received by the company। ये तो होने चाहिए मेरे फैसले बस। अगर आपको जा रहा है बिल्कुल 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 क्लियर। इसके अलावा अगर कोई मसला हो, ये इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। देखो अभी तक जो लॉ, अभी मैं एक बात करने वाला हूँ इसके अंदर, सारे बच्चे गौर से सुनो, अभी तक इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आए ना, उसने सिंपल बोला है, सिंपल सवाल किया कि वेरिएशन हो गई, ये बताओ क्या करना है। तो ये अभी तक उसने इसके अंदर से कोई टेक्निकल सिनारियो नहीं बनाया, हो सकता है अभी उसके अंदर से वो टेक्निकल सिनारियो भी बना दे कि डिविडेंड का, देखो क्या हो सकता है वो बना दे, क्या डिविडेंड आपका खत्म हो रहा था और आपके अपने लोगों ने हाँ करी है ठीक, और अब जो है शेयर होल्डर चाह रहा है कि जाए, क्या अब जा सकता है? वही 10% वाली बात, अभी भी जा सकता है, अभी भी जा सकता है। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये चीज बताता हूँ हमेशा, तुम पहले तुम्हारे अभी नया बैच में स्टार्ट हुआ, मैं पुराने बच्चों को बताता हूँ, शायद उनको याद भी हो और याद नहीं भी है तो याद करो। 75% कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए चाहिए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आखिरी दफा, इसके बाद नहीं बताऊंगा, इसको ध्यान नशी करना। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए 50% से ज्यादा, ग्रेटर देन ये होता है ना, ग्रेटर देन 50% चाहिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए। ये परसेंटेज किस पे लगेंगे? जवाब दो। रेहान, फरहान, तुम सबने पढ़ा हुआ है मुझसे। जो क्लास अफेक्ट नहीं क्लास नहीं, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा, समझिए कोई क्लास नहीं। ये परसेंटेज 75% क्या है? ये जो मेंबर्स होते हैं, चलो मैं सवाल आसान करता हूं, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। 100 मिलियन का आपका प्रोडक्ट है, 100 मिलियन प्रोडक्ट है, 10 रुपए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है? ₹10। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? या उसको नोट करना कहीं है, आगे कंफ्यूज हो जिंदगी भर कभी ये 75% क्या होता है, तो पहले सुनो फिर नोट करना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 10 मिलियन हो गए, 100 डिवाइड बाय 10 हो गए। मुझे बताओ 75% में कितने शेयर हैं? 75 मिलियन है। चलो, और यहाँ कितने आएंगे? 50 मिलियन शेयर। क्या ये सही कह रहे हैं? क्या ये सही कह रहे हैं? टोटल वोटिंग राइट, मेंबर प्रेजेंट। देखो एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम ये चीज कह रहे हो ना, अगर तुम ये चीज कह रहे हो तो इसका मतलब तुम कह रहे हो कि अगर इसके अंदर 10 मिलियन शेयर हैं और इसके अंदर अगर 1 लाख मेंबर हैं, 1 लाख मेंबर जब तक पूरे ना आ जाए तो तुम मीटिंग नहीं कर सकते। क्या 1 लाख मेंबर को तुम कहीं बिठा सकते हो? अभी सुनिए, क्या 1 लाख मेंबर को तुम कहीं बिठा सकते हो? कोई ऐसी मीटिंग आज तक करा सकते हो? पीएसओ के मिसाल के तौर पर पीएसओ के 10,000 मेंबर होंगे, उसके हिस्सा नहीं होंगे, 10,000 मेंबर हैं, क्या वो एजीएम कर नहीं सकता तो 10,000 में आए? इस तरह तो उसकी जिंदगी में एक एजीएम नहीं हो पाएगी। एक बंदा एक शील्ड लेकर डर जाएगा तो हम नहीं आ रहा हूं। तो लॉ ने कॉन्सेप्ट दिया कोरम का, कोरम का कॉन्सेप्ट दिया है। प्राइवेट लिस्टेड कंपनी का अलग कोरम है, अदर देन लिस्टेड का अलग है, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो। कोरम दिया है। कोरम क्या होता है? 25 एटलीस्ट 2 मेंबर हैव होल्डिंग 25% ऑफ द वोटिंग पावर। तो वहां क्या है? एटलीस्ट 10 मेंबर्स होल्डिंग 25% ऑफ द वोटिंग पावर, इसके लिए कहते वो है। अब कोरम में मिसाल के तौर पे देखो, सुनो गौर से मेरी बात, 70% क्या है? कोरम में 4 लोग आए, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक इन्वेस्टेड कंपनी है, मिनिमम 2 मेंबर आने थे होल्डिंग 25% ऑफ द वोटिंग पावर।
जी सर आ गए। तो मिनिमम 2 थे, और गौर सुनना, मिनिमम 2 थे होल्डिंग एटलीस्ट 75% ऑफ वोटिंग पावर। 4 मेंबर आए, उनके पास होल्डिंग पावर की वोटिंग पावर की 15%, क्या कोरम पूरा हो गया? चलो अब इनके पास की 35% ऑफ वोटिंग पावर। अरे ये 35% टोटल शेयर कैपिटल का होता है, ये याद रखो। ये जो परसेंटेज है ये टोटल पेड अप कैपिटल की होती है। पेड अप लिख देता हूं, नहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ये पेड अप की होती है, सही है, ये पेड अप की होती है। यहाँ 4 आ गए, ये इनके पास 35% वोटिंग पावर है, करेक्ट हो जाएगी मीटिंग। ये जनरल मीटिंग का कोरम पूरा हो गया, whether it is AGM, EOGM और स्टैट्यूटरी मीटिंग। गौर से सुनो दोबारा, ये कोरम पूरा हो गया, यहाँ 35% आए। अब इस 35 का 75% चाहिए आपको, 35 का 75% चाहिए कि यहाँ पे आपको स्पेशल सर वही बात हो गई, जो मीटिंग में प्रेजेंट है उनका 75% चाहिए। अच्छा, इसमें 75% की कैद नहीं है कि इतने 1 मेंबर हो, 10 मेंबर हो, 20 मेंबर हो, 50 मेंबर हो। एक बंदे के पास भी अगर 35% में से 35% करो, मोबाइल से जल्दी से करो, तुम लोग भी करो, ऑनलाइन वाले देखते हैं कौन जल्दी करता है। 35% का कितना होगा? 26.25 पेड अप कैपिटल का बनना है ना, 26.25। अब मिसाल के लिए इतने परसेंट शेयर होल्डिंग किसी एक बंदे के पास भी है, तो भी वो शेयर होल्डर जो है, वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाएगा। सर इसमें प्रॉक्सी भी होता है, वो प्रॉक्सी बिल्कुल समझ में आया। ये मैंने जो चीज समझाई जहन में बैठी है कि ये 75% पेड अप का नहीं होता। ये कोरम में जो बैठे हैं, उनमें से जो आए हैं उनमें से जो है 75% ने वोट करना है। इसका मतलब क्या है? 35% पेड अप कैपिटल जो है यहाँ पे मौजूद था, हमें 35% का 70 किसी एक शेयरहोल्डर के पास अगर 27% शेयर होल्डिंग है तो वो अकेला स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं। अगर यहाँ 50 बैठे हुए, इधर की तरफ 55 बैठे हुए, तो 55 का 75, यहाँ 60 बैठे हुए तो 75। क्लियर है? सबके पास वोटिंग है, नहीं, वोटिंग राइट होंगे जब तो मीटिंग में आएंगे। ये बेवकूफी नहीं करो। क्यों नहीं होंगे वोटिंग राइट नहीं होंगे तो मीटिंग में क्यों आएंगे? जो प्रेजेंट हो तो की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं आते मीटिंग में, जब उनका वोटिंग राइट नहीं है तो मीटिंग में क्यों आएंगे? कल ही हमने पढ़ा। अगर सबको वोटिंग राइट दे देंगे तो फिर कंपनी चलेगी, यस अगर सबको नहीं ना, देखो आप नीचे से मिक्स कर रहे हो। अगर किसी कोई अगर उस पर बात कर रहा हूं, इससे लिंक नहीं कर रहा हूं, अलग उससे क्या समझा नहीं, एक जनरल बात कर रहा हूं। हाँ। अगर कंपनी सबको वोटिंग राइट्स दे, मतलब जितने भी शेयर होल्डर हैं देती है, क्यों नहीं देगी? सबको बिल्कुल दे सकते हो। कब 5 क्लासेस हो, 5 के बाद वोटिंग राइट हो, डिफरेंशिएशन बोनस पे हो, डिविडेंड पे हो, राइट इशू पे हो, जरूरी थोड़ी है सकता किसी के पास वोटिंग राइट होंगे। इस तरह बांट लियो 1, 1.5, 2, 2.5 टाइम्स और 3, ये भी कर सकते हैं। हर किसी का अपना अपना प्रोपोर्शन है। ये कंफ्यूज ना हो कि हर किसी का वोटिंग राइट नहीं है। ये आपको सिनेरियो देख के समझना है, जो सिनेरियो में लिखा है आपको स्कूल ऑफ बैक कहना है। सिनेरियो कह रहा है कि 3 क्लास में तीनों का वोटिंग राइट है, तीनों का वोटिंग राइट, आपको क्या मसला? बनाइए उन्होंने स्थायी क्लास बनाने दो, आपको क्या करना? समझ में आया बच्चों? टोटल वोटिंग राइट जो कह रहे थे, ये नोट कर लो। ये मैं पहले भी तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तुम लोग भूल गए हो। ये नोट करो ताकि जिंदगी में आइंदा भी इसको कभी नहीं भूलना, नहीं वरना तुम लोगों की पिटाई हो जाएगी। सेक्शन 85 में सबसे लास्ट में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको कंक्लूड करेंगे, प्रोस्पेक्टस को हम स्टार्ट कर। इसका सर टेबल बनेगा। हाँ, मैं जब ये कह रहा हूँ उसको बिल्कुल एंड में कराऊंगा। इसको बोलते हैं पंखा तो चला दिया, काम दिया तो बना दिया। ये बना चुके हो? तो प्रोस्पेक्टस को स्टार्ट कर।
भाई फोरम वगैरह मीटिंग में चक्कर में भी है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई। मीटिंग में अगर आप फोरम ही नहीं पढ़ाएंगे तो क्या फायदा मीटिंग के चैप्टर। मीटिंग में सब कुछ है। मीटिंग में जितने भी सेक्शन लॉ ने दिए ना वो सारे सेक्शन आपको उनके पास है। लॉ ने 57 से स्टार्ट होता है सेक्शन नहीं और मेरा ऐसे स्टार्ट होते हो आगे तक चलते हो 14-15 सेक्शन जितने भी है ना वो सब आप लोगों को उसका तो मिशन नहीं है। मीटिंग हो गया, डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर मैंने कहा तो सेक्शन है जो मैंने लॉ से हटाया हो, लॉ का स्किप किया हो, सब है। आप लोगों को इस तरह बनाना कि टॉपिक वाला है ना, डायरेक्टर उठाया, डायरेक्टर के साथ सेक्शन दे दिए, मीटिंग उठाया, मीटिंग में इनकॉर्पोरेशन दे दिया, ठीक है। और इस तरह से होना पड़ता है। पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा दिखाया, पर्सपेक्टिव सिक्योरिटी टाइप का हिस्सा है, पर्सपेक्टिव नॉट पार्ट ऑफ एनी लॉ। ये प्रोस्पेक्टस की हमने बेस बना ली थी उस दिन, आप लोगों ने सबने देखी। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ऑफरिंग डॉक्यूमेंट होता है। जब कंपनी चाहती है कि हम जनरल पब्लिक के पास जाएं, उनसे पैसा उठाएं, सही है, तो क्या करती है कि जनरल पब्लिक के पास जाने के लिए लॉ बोलता है भाई तुम उनको कोई इन्फॉर्मेशन दो, ऐसे तुम उनको चुना लगा दो। तो ये पूरा एक क्लब होती है इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट के अंदर, आपकी हिस्ट्री, आपका बैकग्राउंड, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी एग्जिस्टेंस, कहाँ आप हैं, आप करते क्या क्या है, पैसा आपको कितना चाहिए, ये पैसा जो आप लेना चाह रहे हैं, अमाउंट आपने लिख कर आपने किस तरह से डिराइव किया, आपको पूरी कैलकुलेशन मोटी मोटी दिखानी पड़ती है। इसके अंदर कि आपकी इंपोर्ट कॉस्ट कितनी है, आपका फ्रेट कितना है, सही है, फ्रेट कितना है आपका, आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी होगी, आप ये सारी चीजें आपको उसका ना, यहाँ पे जो बिल्डिंग बनेगी उसकी कॉस्ट कितना है, आपका सही है कितने का लगेगा, ये वो पूरे एक्सेल से आपका कॉम्प्रिहेंसिवली, नॉट दैट डिटेल, जैसे जिस तरह एक फोरकास्ट या प्रोजेक्शन बनाते हैं हम, लेकिन एक हद तक आपको जो है शेयर होल्डर को बताना पड़ता है, अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन का आप क्या क्या लगाने वाले हैं और उसकी कॉस्ट क्या क्या होगी, सारी चीज। फिर आप उसको बता दें ये लगाने से आपके फाइनेंशियल में क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप, कितना इम्पैक्ट आएगा, कितनी परसेंट सेल बढ़ेगी, कितना परसेंट सारी कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी कितना परसेंट आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आगे बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी चीजें आप उसको दिखाते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। उस डॉक्यूमेंट का क्या कहलाता है, ये जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए होता है, इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू डिसाइड वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। तो ये आपका प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया था प्रोस्पेक्टस को, लेकिन अगेन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बाद जो है इसको आगे स्टार्ट। तो अब देखो ये लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन है, अभी इसको याद करना आपकी। Prospectus means any document described or issued as a prospectus। prospectus एक वो डॉक्यूमेंट है जो है जिसको prospectus के नाम से आप इशू करना है, किताब में आपकी सारी इंफॉर्मेशन जमा करनी है, सही है, जो मैंने कही कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपने डॉक्यूमेंट के अंदर जमा कर दी, वो prospectus है, सही है, इशू एज अ prospectus and includes any document। क्या पहले तो उसने बोला कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें डिस्क्राइब किया आपने इशू किया prospectus और prospectus है, और इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, offer for sale document, publication or other invitation offering to the public or any section of the public, or inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of any security की लिखा है, इसके अंदर शेयर भी हो सकता है, आपका डिबेंचर भी हो सकता है, ठीक है, आपका सुकून भी हो सकता है, आपका टीएलसी भी हो सकता है, सही, जब सिक्योरिटी लिखा है। Body corporate or entity other than deposits invited by a bank and certificate of investment and certificate of deposit issued by non-banking finance। कॉमा के बाद वाली बात जो है जरा समझ लें, other than deposit मतलब इसका मतलब क्या है, अब बैंक में आप जाते हैं, तो ये आपने फीस दी केएनएस को खर्चा खुद के रखिएगा, नहीं बैंक में जमा कराएगा, फिर बैंक को जो आप पैसे दे रहे हैं वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो इन्विटेशन नहीं है बैंक की तरफ से, वो तो बैंक का फंक्शन ही इस तरह का है कि आपके पैसे को सेविंग सिक्योर करके आपके पास डिपॉजिट कर लेना, तो वो कह रहा वो जो है वो ही तस्वीर कि वो एक प्रोस्पेक्टस, मतलब वो आप जो है तस्वीर ये किया जाएगा कि वो आप जो है कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगेंस्ट द शेयर, ठीक है। प्रोस्पेक्टस को अगर मैं कंक्लूड करूं तो क्या है भाई, वो कह रहा प्रोस्पेक्टस एक वो डॉक्यूमेंट है जो आप इशू करें एज अ प्रोस्पेक्टस, और इंक्लूड क्या सारी बातें डॉक्यूमेंट विल बी मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, पब्लिकेशन, पर्पस मैंने इसका बता दिया, आगे नहीं पूरी याद करने डेफिनेशन है, 3 से 4 दफा पढ़ें, जितने वर्ड इसके अंदर याद हो जाए, जरूरी नहीं कि 100% आएगी, आज तक आई नहीं है, अगर आ जाए तो आप जो है इसको, अगर 4 नंबर की ये डेफिनेशन देते हैं आप कम से कम 3 नंबर, वो भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप इसके अंदर सब कुछ तोते की तरह लिखते हैं, लेकिन अगर आपको 3 से 4 दफा भी आप पढ़ेंगे तो अब इसमें कुछ वर्ड जो है डॉक्यूमेंट, नोटिस, मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे याद हो जाते हैं, तो ये ऑफर फॉर सेल इस तरह के 5-6 वर्ड याद कर लेंगे तो ये डेफिनेशन पूरी हो जाएगी।
अदर देन वाली बात भी इसके अंदर आपको लिखनी होगी। अदर देन डिपॉजिट्स इन्वाइटेड बाय बैंक एंड सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होता है, आपका पैसा देते हैं, आपको सर्टिफिकेट देता है, तो सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट रेट मेंशन होता है, वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको टर्म तक जब तक वो सर्टिफिकेट है वो आपको पैसा मिलता है। सही है, ये हो गया प्रोस्पेक्टस। अब आइए पढ़ते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस, इसी पे चाहिए मैं फिर इन तीनों का आपस में कनेक्ट करता हूं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस हमने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लेते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट allowing companies to multiple offer। क्या तुमने पढ़ा था? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सिंगल डॉक्यूमेंट प्लस सिंगल ऑफर, सही है। और तो ये क्या होता है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सिंगल डॉक्यूमेंट प्लस मल्टीपल ऑफर। सही है। मैं सिंगल डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? सिंगल डॉक्यूमेंट का मतलब है मैं एक ही दफा इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन जो है ऑफरिंग उसके अंदर जो है मल्टीपल टाइम होगी, टाइमलाइन दिया गया होगा कि भाई मिसाल के तौर पे जनवरी में इतना पैसा आएगा, फिर यहाँ मार्च में हम इतना पैसा उठाएंगे, फिर सितंबर में हम इतना पैसा उठाएंगे, फिर दिसंबर में हम इतना पैसा उठाएंगे। सही, इस तरह टाइमलाइन दी हुई है। अभी रुकिए ना, आपको टाइम नहीं। Shelf prospectus is a single offering document allowing companies to make multiple offerings as disclosed in the offering document। इस तरह मैंने टाइमलाइन हमने यहाँ बनाई ना, ये पूरी बनी होगी वहां पे कब हम कितना कर सकते हैं। सही है, within a prescribed time and subject to the prescribed condition। अभी prescribed time क्या होगा, prescribed condition क्या होगी, सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा ही आप लोगों का कोर्स का पार्ट नहीं है, आपने इतनी ही बात prescribed time prescribed condition। सही, क्या है सब्जेक्ट शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? सिंगल ऑफरिंग डॉक्यूमेंट अलाउइंग मल्टीपल, और यहां सिंगल डॉक्यूमेंट अलाउइंग मल्टीपल ऑफरिंग्स। सही, प्रोस्पेक्टस क्या है? सिंगल ऑफर सिंगल डॉक्यूमेंट, ये क्या है? सिंगल डॉक्यूमेंट मल्टीपल ऑफर। अब आइए सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं। सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये भी तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अलग चीज है। सही है, मिक्स नहीं करना चाहिए, पढ़ते हैं तो तीनों को एक साथ समझते हैं। Supplement to the prospectus invite the general public for subscription of the securities earlier offered to the public through shelf prospectus। तो कुछ बताओ इसमें, पढ़ो, थोड़ा जोर लगाओ ध्यान पे, देखो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे प्रोस्पेक्टस में चेंजेस आती है, उसको चेंजेस को करने के लिए जो है ना, कब आएंगी चेंजेस, क्या मतलब है इसका? चलो तुम्हें थोड़ा सा पिक कर लिया, आगे का बताओ। अपडेट होती है ना, तो उसके साथ साथ जो सही है, तो हमने ये दे दिया ना, ऐसे बता दिया कि यहाँ यहाँ इतने पैसे लेंगे, तो ये कहाँ बनेगा? ये शेयर प्रोस्पेक्टस है, तो बताओ कहाँ बनेगा सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस? इसी के साथ होगा, वो अटैच किया जाएगा, उसी का अटैच होगा। और मतलब आज अगर मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अपडेट इसके अंदर क्या आएगी? आज ही अपडेट दे दूंगा उसको। ऐसा जैसे ही अपडेट होगी ना, फ्यूचर जब भी अपडेट होगी तो कंपनी को अपडेट करना पड़ता है इसके साथ के। सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात को एक्सटेंड करके कंप्लीट कर देता हूँ कि देखो ये कह रहा है कि सप्लीमेंट, बल्कि पहले पूरा पढ़ लेते हैं। सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस इनवाइट द जनरल पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटी। ये भी प्रोस्पेक्टस है, ये भी इनवाइट कर रहा है जनरल पब्लिक को, लेकिन किस मद में कर रहा है? उस सिक्योरिटीज क्रेडिट कर रहा है जो अर्लियर हमने ऑफर किए थ्रू शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सही है, तो सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस फॉर ईच ऑफरिंग कंटेन अपडेटेड डिस्क्लोजर। सही है, इट आल्सो प्रोवाइड्स सच इंफॉर्मेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन। सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सी बात है। ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपने यहाँ इशू कर दिया, आपने बोला पैसा मुझे यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। यहाँ सितंबर में क्या ये फिगर सारी रेलेवेंट होंगी? नहीं, तो वो कह रहा है सप्लीमेंट यहाँ पे आप सप्लीमेंट किसका होता है? इसी का एक्सटेंशन। अब बीच में जो सारे वो इसमें डाल दो। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे दोबारा आपके अकाउंट बन गए, पहले जनवरी के बाद आपके मार्च में क्वार्टर के अकाउंट बने होंगे, फिर आपके जून में बने होंगे, फिर आपके सितंबर में बने होंगे। अपडेट करो ना, नया पैसा उठा रहे हो तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दो। शेल्फ प्रोस्पेक्टस के साथ मल्टीपल सप्लीमेंट्स लग सकते हैं जब अपडेट। हाँ हाँ, एवरी ऑफरिंग पे यहाँ भी आप सप्लीमेंट दे दो। सही है, यहाँ भी आप सप्लीमेंट दे दो।
तो मतलब क्या है इसका कि सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस का कनेक्शन किससे है? शेल्फ प्रोस्पेक्टस से। शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक एक्सटेंडेड डॉक्यूमेंट होगा, सप्लीमेंट छोटा सा डॉक्यूमेंट होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है आप दे देंगे। मिसाल के तौर पर पहले यहाँ पे आपने सेल दिखाई थी 10 अरब की हुई, 10 बिलियन, सही है। अब यहाँ आप दिखा रहे हैं हमारी क्वार्टर की सेल, यहाँ जो 9 मंथ्स की सेल ना, ये तो पूरे साल कितने पिछले, ये 9 मंथ की सेल हमारी अभी तक जो है 8 बिलियन, आगे जाके 11 हो जाए साल में, यहाँ आप दिखा देंगे यार 11 हो गई, ठीक है। ये वाली चीजें जो है आपको दिखा दी। मैं एक दफा क्विक रिपीट कर देता हूँ। प्रोस्पेक्टस क्या है? वो डॉक्यूमेंट है जो आप इशू करें एज अ प्रोस्पेक्टस, बता के भाई प्रोस्पेक्टस है, या इंक्लूड या कंटेन एनी डॉक्यूमेंट जिसमें मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी बातें, ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट, नोटिस, सर्कुलर, इस तरह की बातें। ब्रॉडर कैटेगरी में क्या है? प्रोस्पेक्टस है वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आप शेयरहोल्डर को इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द कंपनी, अबाउट योर प्रोजेक्ट, जिसके लिए आप उससे पैसा लेना चाह रहे हैं, और उसकी फ्यूचर इंपैक्ट क्या होगी, ये प्रोस्पेक्टस होता है। प्रोस्पेक्टस क्या है? सिंगल ऑफर, सिंगल डॉक्यूमेंट। Whereas शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सिंगल डॉक्यूमेंट प्लस मल्टीपल ऑफर। इसमें आप बता देंगे कि इस तारीख पे मैं इतना पैसा। सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस क्या है? ये उसी की एक्सटेंशन है। जहां जहां आपकी डेटे आती रहेंगी कि आप यहाँ आपने पैसा लेना है, वहां पे सप्लीमेंट देके पब्लिक को अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे दो। ये ना हो कि बीच में पैसा इवेंट हो गया, पब्लिक को बोलेंगे आप पैसे दिए पे नहीं जा रहे भाई, उसको यहाँ आके पब्लिक रुक गई, बोलेगा नहीं देना भाई, वो तो आग लग गई फैक्ट्री में, वो तो फैक्ट्री में आग लग गई है, वो इम्पेयरमेंट आ जाएगी इतनी बड़ी, सही है। क्लियर है सब बच्चों को? सारे बच्चों क्लियर है? पढ़ लो एक दफा प्रोस्पेक्टस, सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये तीनों डेफिनेशन पढ़ो। इसके बाद एक आसान सा सेक्शन, हलवा सा सेक्शन करते हैं 87। इसके बाद जो है वो हमारा मेन सेक्शन होगा, सेक्शन 88। 88 जो है हमारा मेन सेक्शन होगा। 88 तक ही मेरे ख्याल से आज हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये स्टैटिस्टिक्स से चैप्टर को कंपेयर कर लो, ऐसी चीज तो नहीं जो वहाँ यहाँ नहीं है। मैंने तो देख के बनाया, मेरे हिसाब से नहीं है कोई ऐसी चीज, ऐसा सेक्शन आप ले आओ, वो एक अलग बात है। वैसे यार आपकी मर्जी है। हाँ, ये स्लाइड है कि सीक्वेंसिंग अलग है यार, ये मैंने पुरानी स्लाइड है सीक्वेंस से बनाया, ये अपडेटेड सिलेबस जरूर है, लेकिन इसके चैप्टर सीक्वेंस है, ये पुरानी स्लाइड है की सीक्वेंस, नाम भी उसी के है। तो मैं स्लाइड है यार बार बार लोग चेंज करते रहते हैं। मसला ये नहीं होता कंटेंट को आगे पीछे करना, मसला है तो पास पेपर को भी उसके रेलेवेंट जगह पे लगेगा, काम बढ़ जाता है। इसी वजह से मैंने जानबूझ के जो है रखी है। इंशाल्लाह बुक भी इसी हफ्ते आ जाएगी यार, मेरी पूरी कोशिश है हफ्ते से पहले पहले बुक आ जाए, हफ्ते को जो है आप लोगों को मिल जाए, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं साथ उनको मिल जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कोऑर्डिनेट कर लेना इनसे, क्या नाम है, ताहिर भाई से कर लेना, और बुक आके लाजमी ले जाना, ताकि वो झंझट खत्म हो जाए ना यार, ये नोट संभालो वो नोट संभालो। अभी नहीं, अभी रुक जाओ, और ये अभी रुक जाओ। अब एक और चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, मैं बार बार बोलता हूँ, पास पेपर करने का तरीका, पास पेपर आप पढ़ेंगे और आप इसी नोट्स में जाके देखेंगे कि वो कहाँ लिखा है आपके मुताबिक, आइडेंटिफाई करेंगे सेक्शन के, या मल्टीपल सेक्शन से अगर आया तो मल्टीपल सेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आप उस सेक्शन को सामने रख के, ये सेक्शन है, ये आपका सवाल है, और आपने देख के सॉल्व करना, क्योंकि अभी आपने सॉल्व करना सीखना है।
याद करने के तो आप एक्सपर्ट हैं, है ना। याद करना कोई बड़ी बात, याद करके पास हो रहा होता तो आप लोग पहले नहीं कर लेते। आप लोग से मतलब स्टूडेंट्स, किसी की अटेंड नहीं लगती। याद करने के तो हम इंटरमीडिएट वाले एक्सपर्ट हैं सारे, समझे ना। तो 4 चैप्टर के पास पेपर इस तरह से करो, इनकॉर्पोरेशन, कंपनी, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, प्रोस्पेक्टस एंड इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। ये 5 चैप्टर जो है करो, इंशाल्लाह मई तक ये हो जाएगा। जून से फिर जो है तुम क्या करना, तुम फिर याद करने शुरू करो। जैसे ही ये 5 चैप्टर हो जाए फिर तुम याद करना है कुछ। अभी जो है ये कोर्स ऐसा है, ये इतना ही बड़ा कोर्स है कि अगर आप सुबह से बैठो और अब शाम तक पढ़ो 8 घंटे, जब अलॉन्ग विद ऑल द ब्रेक्स फॉर नमाज एंड लंच डिनर जो भी है, अगर 8 घंटे पढ़ो 8 आवर, तो ये कितने दिन में कोर्स खत्म हो जाएगा पता है? 8 से 10 दिन। टीवी में ज्यादा बोल लो, बहुत ज्यादा बोल लो। 4 से 5 चैप्टर तो चिल्लड़ है, कंपनी चिल्लड़ है, ये छोटा है चैप्टर है, सही है। वो कौन सा मॉर्गेज एंड चार्जेस छोटा है, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड छोटा है। 3 चैप्टर ही तो बड़े, अकाउंट्स भी बड़ा है, अकाउंट्स बड़ा है, वाइंडिंग अप बड़ा है, 2 4 5 चैप्टर बड़े हैं, अकाउंट्स, वाइंडिंग अप, इनकॉर्पोरेशन, मीटिंग, मैनेजमेंट। ये 5 बड़े चैप्टर हैं, 4 छोटे चैप्टर। जब भी मैं कह रहा हूँ ना कि आप अभी उस तरह, अभी आपने सिर्फ पास पेपर पे फोकस करना है बाय द टिल द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जून, ताकि मैं ये 5 चैप्टर कंप्लीट करा दूं, तुम लोगों के 5 चैप्टर के सारे हो जाएं, पास पेपर फॉर 5 इयर्स हो जाए। फिर मैं कहूंगा यार जाओ याद, अभी तुम लोग याद करोगे, याद करके सॉल्व करोगे, बेकार है। अभी ये सॉल्व करने का आर्ट सीखो। याद करने का आर्ट तो तुम लोगों को 1 से याद कर रहे हो यार, क्लास 1 से। याद करने का आर्ट तो आप लोगों के अंदर बचपन से, सही है। इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। हम, आप मेरे वर्ड्स को मार्क करें, आप जब ये करेंगे ना, आप देखें कैसा फर्क। क्योंकि जब आप सॉल्व करेंगे, आपका फोकस सिर्फ सॉल्व करने पे होगा, और आप अच्छे एक्सटेंट पे 2 4 चैप्टर कर लो, यकीन करो मैनेजमेंट और मीटिंग में जाके इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, तुम लोग बोलोगे यार कि सर ये तो हलवा सवाल है। लिटरली उससे इतने मुश्किल सवाल नहीं है। मीटिंग और मैनेजमेंट से वो उसकी कवरेज बहुत ज्यादा है, चैप्टर बहुत बड़े, अकाउंट से भी हलवा सवाल आते हैं यार। ये 40 नंबर के चैप्टर नहीं, 30 से 35 नंबर के हैं, मैनेजमेंट, मीटिंग, अकाउंट 30 नंबर के ही, और इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। मतलब मजे की बात है, भाई टेक्निकलिटी यहाँ छुपी, इनकॉर्पोरेशन में छुपी, और वो इनकॉर्पोरेशन नहीं फंसाएगा। बहुत रेयर है वो मीटिंग में कोई ऐसी चीज उठा के ले आए जो तुम ना कर पाओ, मुश्किल है। ऐसा कुछ है ही नहीं मीटिंग में। अकाउंट में क्या लाएगा ऐसा? सब्सिडी और उसमें घुमा सकता है, ये रेंट, जिसका ये रेंट था, उसका ये रेंट था, बताओ किस तरह करना है। सर एक बार ऊपर आया था, आपने वो एनालाइज किया था क्या चीज है उसमें हमारे इसका वो क्या मतलब? सवाल पूछने का तरीका, एक ट्रेंड होता ये है। ट्रेंड इसका भाई, देखो आईकेएफ का ट्रेंड वही है, अपना उसका एक ट्रेंड है। देखो आईकेएफ में मुश्किल सवाल क्यों मुश्किल होता है कि आईकेएफ जब रीड बिटवीन द लाइन बहुत करता है, चाहे वो आप ऑडिट में चले जाओ, सीए फाइनल में आप इसमें आ जाओ, वो ना आपसे इंफॉर्मेशन बहुत हाइड करके चलता है। वैसे एसीसी ना बहुत बड़े बड़े सवाल बनाता है, उसमें वो थोपता है, इंफॉर्मेशन देता है आपको, तो आपके लिए सवाल आसान हो जाता है। यहाँ पे होता है बाद में एक वर्ड आपको कैच करना होगा जिससे पूरा सवाल नहीं कर पाओगे, तो वो आपको इतनी इंफॉर्मेशन खोल के नहीं देता। आईक्यू का सवाल मुश्किल बनाने का तरीका ये होता है, इन्फॉर्मेशन को कंसील करता है, हाइड करता है, आपसे छुपाता है, कोशिश करता है कि सवाल मैं इतनी कम इंफॉर्मेशन देकर आपसे पूछूं कि आप फंसो उस इंफॉर्मेशन। यह आईक्यू का तरीका है आसानी। सर बिजनेस लॉ में भी यही किया था, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट उसने कंस्ट्रक्टर के नाम से क्या ये नहीं, ये दलाल नहीं करते हैं, और वो दो कंपनी थी जिनके नाम से आरएसएल एसआरएल इस तरह की, वही ना वो चिचोड़पन ही करता है। अब बंदा बार बार पढ़ता रहे यार ये कौन सी कंपनी है, सवाल ये करते ही हैं, ये करते ही हैं, ये चिचोड़पन इनका पुराना है, ये करते हैं। सर मैंने पहली बार सवाल पढ़ा मुझे लगा कि यही कंपनी है, फिर मैंने दूसरी बार पढ़ा तो दोनों अलग थी। बहुत सारे तो यही गलती करके आए हैं, तो एग्जामिनर कमेंट पढ़ना हो बोलेगा कि बच्चे इसी में कंफ्यूज, अगर मनुष्य किया नहीं तो तुमने कंफ्यूज, वो नहीं होते कंफ्यूज, अगर तो आज से एक चीज करते थे, आज से करते थे, वो भाई ये इनकी बेगैरतियां चलती रहेंगी। सही है यार, देखो आपके बहुत जगहों पे आपका टेस्ट ऑफ नर्व करता है, आपकी जो है ना प्रेजेंट माइंडनेस को चेक करते हैं, आपकी जो है सवाल की हैंडलिंग को चेक करते हैं। फिर अगर हम मजाक में कहते हैं कि सिचुएशन और ये वो, लेकिन देखिए वो बहुत सारी चीजों से ना आपको हैंडलिंग से ना चेक करते हैं दिस एग्जामिनेशन।
फिर सवाल मुश्किल बना के नहीं करते। आपकी बात अगर तो कोर्स कवरेज की एक्सटेंशन को भी चेक करता है, कल ये सेक्शन क्यों नहीं छोड़ दिया, ये मैंने पूछा नहीं था 5 साल, तो जब उसने कहा ना सेक्शन 88 से सवाल बना के दिया उसने 85 से 10 नंबर का। सिलेक्टिव स्टडी में तो आपको सिलेक्टिव स्टडी भी बकवास है, और ये जो होता है ना कि यार ये टीचर की ये इंपॉर्टेंस है, ये भी बकवास है। मैंने आज तक कभी इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आप टीचर है तो आपको कहना है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। अगर उसमें से नहीं आया तो क्या वो टीचर ओन करेगा आपके फेल होने को? वो झट से बोलेगा मैंने ये बोला था कि बाकी नहीं करो। आप उसके बाद पे कहा कि आप वही करके चले गए, आया पेपर कहीं और से, आप गए उसके बाद सर मैं तो वही करके दोगे कि वो पहले जुमला ही कहेगा क्या मैंने तुम्हें बाकी पढ़ने से मना किया? फंस गए ना, वो तो निकल गया, उसके तुक्के लग गए, तो वो सबसे ज्यादा टीचर वो होता है कि यार बस वो भाई देखो मैंने जो कराया वो लग गया। जब ये जो है इन चीजों को अवॉइड करो, ये जो इम्पोर्टेंट। हाँ अगर कोई बच्चा मेरे पास आता सर 1 महीना आया मेरे पास, मैंने लॉ नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन अटेंड नहीं है, बताएं क्या करना है, तो फिर दादा भी कहते हैं। मैंने एक बच्चे को बाकायदा किताब सामने रख के सेक्शन मार्क कराया, 5 चैप्टर मैंने कहते कर लो, इसमें 80 नंबर का आता है, 70-80 नंबर का। मैंने कहा उसमें से भी मैं पूछने का सर मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, मैं कहा आओ बैठो तुम किताब खोलो, मैं यहाँ से किताब खोलता हूँ, मैंने फोन को सेक्शन मार्क करा, ये सेक्शन करो, इस चैप्टर में ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। मैंने भी किया है, लेकिन वो केस टू केस होता है, तुम लोगों को थोड़ी दूंगा चीज। जो 6 महीने पढ़ रहा है उसको भी अगर इंपॉर्टेंट मार्क करा दूं तो फिर तो बेकार है ना यार, तुम लोग 6 महीने पढ़ो। चलो यार सेक्शन स्टार्ट करते हैं, टाइम मत लगे। जो हमारा आज का वो है वो आसान सेक्शन है, सेक्शन 87 में कह रहा है, सेक्शन 87 का मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। सेक्शन 87 में वो कहता है कि यार जो कोई भी आप ऑफरिंग पब्लिक को नहीं कर सकते जब तक आप क्या ना बना लें, प्रोस्पेक्टस ना बना लें, ताकि उनकी वो इन्फॉर्मेशन तो वो डिसाइड तो करें। सेक्शन 87 जो है आपको उसकी एक्सक्लूजन बताता है कि कौन से ऐसे चांसेस हैं जहां पे आप जो है प्रोस्पेक्टस के बगैर भी आप जो है शेयर्स को इशू कर सकते हैं। सही है, और इसको पढ़ लेते हैं। सिंपल सेक्शन है, मार्क्स स्कोरिंग सेक्शन है, छोड़ के मत जाना इसको, हर 2-4 दिन बाद एक दफा ये पूछ लेता है। No person shall make a public offer of security unless the issuer your offer of the security। अगर अब issuer offer का मैं डिफरेंस नहीं बता रहा, ये इंशाल्लाह आप लोग ये फाइनल में जाओगे सिक्योरिटी एक्ट को पढ़ोगे पूरा समझ में आएगा। अभी आप लोगों के पास लिमिटेड सेक्शंस हैं तो उसको बताने का फायदा भी नहीं है, और तुम लोग कंफ्यूज होगे कि issuer और offer क्या होता है। इसको इसी तरह लिख देना issuer स्पेशल। तुम लोगों के लिए issuer offer एक ही कंपनी है, लेकिन अगेन टेक्निकली दोनों अलग अलग हैं। ठीक, तो जब सीए फाइनल में इंशाल्लाह जाओगे तो उसको पढ़ लेना। यहाँ पे जानबूझ के एक्सटेंड को वजन जो रिलेट नहीं करती वो तुम लोगों को फंसाएगी। तो मैं कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इश्यूर ऑफर को नहीं डिफरेंस बता रहा। इश्यूर ऑफर तुम लोग इसी तरह स्लाइड डाल के जहाँ इश्यूर ऑफर लिखकर मालूम भी पेपर में स्लाइड डाल के क्या नो पर्सन shall make a public offer of security unless the issuer या offerer of the security has submitted the prospectus to the commission for approval and the commission has approved। right? इसके बाद क्या कह रहे हैं, however in the following cases there is no need for submission of the proposal to the commission। कौन से केसेस है भाई? सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ने कोई सिक्योरिटी ऑफर की, स्टेट बैंक बहुत सारी सिक्योरिटियां ऑफर करता रहता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, नॉन जनरेट गवर्नमेंट का पैसों की कमी होती है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, स्टेट बैंक क्या इशू करता है पीआईबी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। सही है, वो और क्या करता है, टी बिल इशू करता है। ये शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होता है। और क्या करता है ये मशहूर बता रहा हूं, और बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं। और क्या होता है ये सुकूक्स करता है, सुकूक क्या होता है, सुकूक भी लॉन्ग टर्म होता है। ठीक, ये तीन जो है ये स्टेट बैंक की अपनी सिक्योरिटी होती है। यार जो करता रहता है स्टेट जो वेबसाइट पे जाके किसका निकाले वो आपको दिखाता रहेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो आप करेंगे उसमें इन्हीं की डिस्काउंटिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर हमने सीए फाइनल इन्हीं की डिस्काउंटिंग तो इन्हीं की सारी चीजें पढ़ लोगे आप। इसने ये किया, ये इशू किया, ये टीम इशू किया, टीएक्सी इशू किया, और टीएक्सी के नाम से आता है अकाउंटिंग सेल करके। सही है, तो ये सब चीजें इन ऑर्डर टू जनरेट फंड वो इशू करता है, उसको किसी प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है किसी को। वो सिंपल करता क्या आपसे पैसे लेता है, आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट, वो शेयर में तो उसके अंदर शामिल होती नहीं। सही है, वो आपको उस पैसे पे इंटरेस्ट दे रहा होता है।
फिर क्या होता है, whether securities are offered in connection of private offering or private placement। हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्राइवेट कंपनी जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है टू ट्रांसफर इट्स शेयर। लेकिन मैंने कहा था पढ़ाते हुए कि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जब तक बंदा एक बार बंदे ने शेयर ले लिया, जब तक वो कवर में ना उतर जाए वो नहीं बेच सकता। तो बिल्कुल बेच सकता, ओपन नहीं बेच सकता। आपका दोस्त रियान है, आपने बोला मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मेरे पास 10,000 प्राइवेट कंपनी ने बनाई थी शेयर है, तुम इसकी मार्केट वैल्यू निकालो, ले लो मुझसे खरीद लो। उसने चलो यार कंपनी अच्छी चल रही है इसकी, ले लेता हूँ मैं, सही है। तो अब आपकी ये क्या हो रही है, प्राइवेट, या प्राइवेटली आप उसके बाद गए अलग से, आपने किसी जनरल पब्लिक को एंगेज नहीं किया, आपने अपने शेयर दिया प्राइवेटली, ये रियान को दे दी। हाँ, आप ये लिस्टेड कंपनी हो सकता है, आप लिस्टेड कंपनी के नंबर है, आपने कहा मेरे पास इतने सारे शेयर है यार, तलाल या उसामा तुम लोग में से कोई बंदा ले ले। आपने दोनों को बोला, आप लोग दोनों के तीनों के बैठे खाना खा रहे थे, आपने बोला उसमें से एक ने इंटरेस्ट ले लिया, तलाल ने कहा चलो यार मैं ले लेता हूँ, सही है, तो उसने आपसे शेयर ले लिए, ये भी प्राइवेट कोई रिस्ट्रिक्शन और कोई कुछ नहीं। प्राइवेट ऑफरिंग और प्राइवेट प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी में भी हो सकती है, पब्लिक लिस्टेड पब्लिक अनलिस्टेड में। सही, दोनों एग्जांपल देखिए मैंने बता दिया। इसमें का मकसद क्या है कि आप ओपन में काम नहीं कर रहे, आप किसी भी कैसी गैदरिंग में गए, आपने किसी को बोला मेरे शेयर खरीद। तीसरा क्या कह रहा है, इशू ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी, इशू ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी, सब्सिडरी के शेयर्स इशू हो रहे हैं टू द मेंबर ऑफ द लिस्टेड होल्डिंग बाय वे ऑफ स्पेसिफिक डिविडेंड और एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। स्पेसिफिक डिविडेंड क्या होता है, स्पेसिफिक डिविडेंड होता है जो अदर देन कैश आप देते हैं, सही है। एक नॉर्मल डिविडेंड होता है जो आप कैश में दे रहे हैं, सही है। एक होता है स्पेसिफिक डिविडेंड, होता है अदर देन कैश, तो ये इसमें आप नॉर्मली शेयर देते हैं। तो कह रहा है कि आपने क्या किए, इसमें क्या किया, सब्सिडरी के शेयर जो हैं इशू हो रहे हो, इसको मेंबर्स ऑफ होल्डिंग, सही है। सब्सिडरी के शेयर इशू हो रहे हो किसको, मेंबर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, पूरा भी कर लेते हैं इसको, बाय वे ऑफ स्पेसिफिक, सही है। Where the securities are offered by the issuer to member or employee of the issuer, member employee से कब होता है, शेयर बेस्ड पेमेंट IFRS 2 इंशाल्लाह देखा था आप लोग पढ़ेंगे आगे जाके, वो पूरा इसका आईएएस है। मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ एनी सच मेंबर और एम्प्लॉय, एक मेंबर की फैमिली मेंबर को दिया जा रहा हो, मेंबर्स को दिया जा रहा हो, मेंबर की फैमिली मेंबर को दिया जा रहा हो, या एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर को दिया जा रहा हो। ऊपर ए और बी में, सिर्फ ए में क्या है, सिर्फ मेंबर और एम्प्लॉय है, बी में क्या है, उनकी फैमिली मेंबर का भी जिक्र। पांचों में क्या कहना था, वैसे सिक्योरिटी का शेयर, सिक्योरिटी क्या है, शेयर है, सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, मैंने बताया था, सही है। क्या क्या आता है, सिक्योरिटी में टीएफसी भी आ सकता है, सिक्योरिटी में डिबेंचर भी आ सकता है, सुकूक भी आ सकते हैं, ये सब है सिक्योरिटी की डेफिनेशन लॉ में मौजूद है, उनमें से सारी चीजें हैं, उसके अंदर शेयर है। तो जगह वाले सिक्योरिटी का शेयर, सिक्योरिटी की फॉर्म क्या है, शेयर के फॉर्म में, एंड ऑफर्ड एज बोनस शेयर टू एनी और ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ बावगत। कंपनी क्या कहती है, कंपनी कहती है हमने डिविडेंड नहीं दे, हाँ आपको बोनस शेयर हर 5 शेयर पे एक दे। अब किसी के पास 100 शेयर है तो क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, उसको 20 शेयर उसको और मिल गए, सही है, 20 उसको और मिल गए, सही है। अब उसके बाद टोटल कितने बन गए, 100 प्लस 20, 120 बन गए, सही है। तो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले क्या पढ़ा इसके अंदर, स्टेट बैंक को सिक्योरिटी ऑफर करे। नंबर 2 क्या पढ़ा, प्राइवेट प्लेसमेंट है। नंबर 3 क्या पढ़ा, मेंबर जो है सब्सिडी वाली बात करेंगे, तो स्पेशल डिविडेंड के तौर पे सब्सिडी के शेयर मेंबर होल्डिंग कंपनी के इशू किए जाए, या आप शेयर इशू कर रहे हो मेंबर को या एम्प्लॉइज को या उनके फैमिली मेंबर्स को। पांचवी बात हमने क्या पढ़ी, बोनस शेयर के बारे में। A prospectus approved by the commission shall be valid for a period of 60 days from the date of such approval. अगर प्रोस्पेक्टस अप्रूव हो गया तो प्रोस्पेक्टस कितने दिनों के लिए वैलिड होता है, तो अप्रूव प्रोस्पेक्टस जो है कितने दिनों को वैलिड फॉर 60 डेज।
However, the time period 60 days may be extended by the commission by written to be recorded in writing. Commission चाहे तो दिनों को बढ़ा सकता है. In case of shelf registration, approval for a period longer than 60 days may be approved by the. क्यों ऐसा लिखा है इसके शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अंदर कि इसके अंदर जो है ज्यादा दिनों का अप्रूवल मिल सकता है? क्यों लिखा है ऐसा? जरूरी तो नहीं था ये लिखा हो. क्यों लिखा है इसको? हाँ नहीं, उसमें लिखा शेल्फ रजिस्ट्रेशन अगर है, शेल्फ रजिस्ट्रेशन या शेल्फ प्रोस्पेक्टस अगर हुई भी है, बना हुआ है आपका, तो आपका लॉन्गर पीरियड के लिए भी जो है अप्रूवल दे सकता है कमीशन. बताओ क्यों करेगा? जब चाहे भी तो क्यों करेगा? देखो ऊपर तो नॉर्मल प्रोस्पेक्टस की बात की गई कि 60 डेज के लिए वैलिड होता है. तो ये नीचे बात किया गया कि 60 डेज के शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है वो जो है 60 डेज से ज्यादा के लिए भी हो सकता है. क्यों बताओ? ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम लोगों से भी सवाल सेम होता है, ये नहीं है कि आप लोगों से नहीं उनसे है. तो यार थोड़ा सा और एलेबोरेट करो, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात से. तुम कहना सही चाह रहे हो लेकिन लिख नहीं रहे, लिख गलत रहे हो. कहना सही चाह रहे हो लेकिन लिख गलत रहे हो. सर जैसे वो मल्टीपल ऑफरिंग्स होती है, तो मल्टीपल ऑफरिंग्स तो 60 डेज के टाइम पीरियड से ज्यादा भी हो सकती है. एक्सीलेंट, वेरी गुड, यही सुनना चाहता मैं भाई. शेल्फ प्रोस्पेक्टस में तो है ही मल्टीपल ऑफरिंग. वो अगर वो 60 डेज के लिए बाउंड करेंगे तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का फायदा क्यों बनाने का? वही तो बार बार दोबारा वही चीज बनाते रहो. और इसमें शेल्फ प्रोस्पेक्टस में क्या कहा कि जब आप अपडेटेड डिस्क्लोजर के लिए क्या सप्लीमेंट इशू करो, अगर वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस से इनकम कर देगा तो फिर बार बार वही बनाना पड़ेगा. सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट भी बेकार हो गया. सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है ही क्यों पूरा पे? जब शेल्फ प्रोस्पेक्टस बन गया अप्रूव हो गया, अगर उसकी आप टाइम लिमिट ही कम कर दोगे तो फिर वो सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा और शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मकसद भी खत्म हो जाएगा. वेरी गुड. My answer same as Sarim. वाह, वेरी गुड. अगेन देखिए ये हम ब्रेनस्टॉर्मिंग जो करते हैं, ये मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहा ना, आपका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ. मेरा टाइम तो लगता है इसमें, लेकिन ये आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए होता है. इतना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको जहन खुलेगा. जहन खुलेगा तो लॉ समझ में आएगा ना. ऐसे तो मैं भी पढ़ाता हुआ निकल जाऊँ, मुझे ये चैप्टर पढ़ाने के लिए मुझे 3 घंटे बहुत मिल लिए, 2.5-3 घंटे. मैं अगर 4 साढ़े 4 घंटे दे रहा हूँ तो मैं लोगों को सोच समझ के दे रहा हूँ ना. क्या एक चीज में सोचने की चीज है. अभी आगे सवाल आएगा, देखो आप लोग कैसे तय होंगे उसमें. मैं अटेम्प्ट भी बता देता हूँ. ऑटम 2018 है शायद. ऑटम 2018 का ठीक ठाक सवाल है सर. दिमाग घुमा देगा आप लोगों का ये करने में. ऑटम 2018 इस पूरे चैप्टर का सबसे मुश्किल तरीन सवाल है. समझ में नहीं आएगा इसको करना किस तरह. घड़ी नहीं, देखो घड़ी में अभी बहुत टाइम है. तो मैं ऑफ थोड़ी कर रहा हूँ. नहीं मैं ऑफ नहीं कर रहा भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ. 2 बजे ऑफ है बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच रेहान आपका बताने का. 2 बजे ऑफ है. आप नहीं बताते तो शायद मैं ऑफ कर देता गलती से. अब करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहां से अच्छा सवाल, तगड़ा सवाल दोबारा बन सकता है, उसको हम करते हैं और तरीके से करते हैं. ये सेक्शन पूरा आधा घंटा ले जाएगा. ठीक है, और इस सेक्शन को हम स्केच बना के करेंगे. पहले एक दफा पढ़ेंगे, सिर्फ रीडिंग करेंगे, फिर समझेंगे, फिर स्केच बनाएंगे, फिर आप पढ़ेंगे, फिर एक दफा और पढ़ेंगे, ताकि इंशाल्लाह ये जहन में घुस जाए. पहले सिर्फ रीडिंग होगी एक इसकी, ओनली रीडिंग, कुछ नहीं, सिर्फ रीडिंग करेंगे. तेरा सेक्शन 88 में है. सेक्शन 88 लास्ट सेक्शन ऑफ द डे है. टेक्निकल सेक्शन है, मुश्किल सेक्शन है, तरीके से पढ़ो. अप्रूवल, इशू, सर्कुलेशन एंड पब्लिकेशन. अप्रूवल क्या होता है? अप्रूव करा रहे हैं कमीशन से. इशू क्या हो रहा है? उसको छाप रहे हैं. सर्कुलेशन मतलब बांट रहे हैं. सही है. पब्लिकेशन मतलब उसको छाप रहे हैं. सही है.
इशू पब्लिकेशन का आप एक ही उसमें भी ले सकते हैं। No person shall issue, circulate and publish prospectus या shall prospectus या supplement to the prospectus unless it has been approved by the commission. एक जनरल स्टेटमेंट उसमें दीजिए, कोई भी आप ऐसी चीज ना बना सकते हैं, ना इशू कर सकते हैं, ना सर्कुलेट कर सकते हैं, ना पब्लिश कर सकते हैं, जब तक जो है आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट जो है या तो प्रोस्पेक्टस हो या शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो या सप्लीमेंट टू द प्रोस्पेक्टस हो, वो अप्रूव हो। अप्रूव किससे ना हो जाए? कमीशन से हो। फिर कह रहा है द इशूअर और ऑफरर शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस। द इशूअर और ऑफर शैल सबमिट द copy of the prospectus to the commission for approval at least 21 days before the proposed date of publication of prospectus. और ध्यान में सारी फोकस बना के किसी से फोकस नहीं करना, रीड कर लो। आइए नीचे वाली बात रीड करें। Where a public offer of securities is to be made in Pakistan, जब पाकिस्तान में होगा, the issuer or offerer shall publish the prospectus in full text or in average form. Average form लिख दो, short summary, very short summary, one page summary. Average form at least in one Urdu and one English newspaper. It shall not be published in the newspaper less than 7 days or more than 30 days before the commencement of the public subscription. Less than 7 days से लेके नीचे तक की बात का एक alternate sentence लिख लो, लिखो at least 7 days in advance but not more than 30 days. At least 7 days in advance but not more than 30 days. Less than 7 days or more than 30 days की जगह ये वाला जुमला भी लिख लो अपने पास, जो आसान लगे आप, but not more than 30 days. सही? फिर कह रहा है sufficient number of the copies of the prospectus shall be made available by the issuer offerer free of cost from the date of its publication in the newspaper till the close of the subscription at the registered office of the issuer with all the securities exchanges of the country. तीन security exchanges हमारी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। ये ऐसे धक्का नहीं, जरा माफ करें, इन्होंने 2015-16 में इन्होंने सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज को इंटीग्रेट किया। ये कराची स्टॉक एक्सचेंज की, केएसई, एक लाहौर की, इस्लामाबाद, इन्होंने क्या किया? इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करके इसको पाकिस्तान कर दिया, उनको लाहौर इस्लामाबाद कर दिया। तो ढक्कन उसको भी पाकिस्तान की ही वो ब्रांच की तरह, मतलब यार वो अभी लाहौर और कराची है, तो लाहौर और इस्लामाबाद है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अभी तो भोंगे एक नंबर के। अच्छा फिर क्या कह रहा है? विद ऑल द सिक्योरिटी सीरीज कह रहा है, विद ऑल द बैंकर्स रिलेशन, सबको समझाऊंगा क्या है। द कंसर्न शेयर रजिस्टर, द कंसर्न वैलिडेटर एंड द कंसर्न क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी इज द प्रोस्पेक्टस इन फुल टेक्स्ट and the share subscription form shall be uploaded on the website of the issuer from the date of its publication in the newspaper till the close of the आखिरी बात, no person shall issue, circulate, publish, telecast or broadcast an advertisement other than a prospectus announcing a public offer of securities without prior approval of the commission. However, such an advertisement may be given to provide an address in Pakistan from which prospectus can be obtained. एक दफा इसको खुद रीड करो, फिर मैं समझाता हूँ, फिर स्कैन कराऊंगा। एक दफा इसको रीड करो।
तमीज से रीड करो, 2 दफा रीड करो उसको, 1 दफा नहीं, तब तक मैं इसको बना दूँ। पढ़ लिया, समझे इसको? बोर्ड की पिक ग्रुप पर भेज दें, फिर इसकी एक पिक्चर खींच के भेज दो ना ग्रुप, ये पिक्चर वाली आवाम है, तो ज्यादा लिख दो ना तो फिर ये पिक्चर पे आ जाता है। लिख लेते यार, तुम लोग इतना लंबा टाइम तो मैंने इसको लिखने में लगाया। चलो ये लोग बोर्ड के लिए ना, चलो जी पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया? सेक्शन को पढ़ा? मैंने पढ़ने का टाइम दिया था। तलाल, रेहान, चलो चलो जी, अब आप इसको दोबारा पढ़ते हैं, अब समझने के लिए पढ़ते हैं, पहले जस्ट रीड करें। पढ़ लिया सबने? मैं सेकंड पैराग्राफ से पढ़ रहा हूं। द इशू, मतलब पहले उसने एक बात बोल दी, वो एक स्टैंडर्ड लाइन है कि आपका जो प्रोस्पेक्टस जिस दिन से उसने अप्रूव कर दिया उस दिन से लेकर 60 दिन तक उसकी वैलिड है। उसका मतलब ये होता है कि 60 दिन के अंदर आप पूरा प्रोसेस पब्लिक से चला लो और पब्लिक से पैसा उठा लो। अगर 60 दिन तक आप सो रहे हो उसके बाद जा रहे हैं तो वो जो है नहीं होता। जिस तरह हमने नेम में पढ़ा था कि नेम रिजर्व होता है 60 डेज के लिए, तो मैंने क्या बताया था कि 60 डेज में आपने ठंडी मचानी, आपने मेमोरेंडम बनाना, आपने आर्टिकल बनाने, मेमोरेंडम आर्टिकल बना के आपने रजिस्ट्रार को देना, फिर रजिस्ट्रार जो है उसको, अब रजिस्ट्रार की मर्जी होती है, 60 डेज में अगर 10 दिन रहेंगे तो 10 दिन के अंदर उसको अप्रूव करेगा, 20 दिन में अगर 50 दिन ले वो उसकी मर्जी। आपने अपना काम 60 डेज के अंदर कर देना है, वो फिर कब अप्रूव करेगा उसका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं। सही है?
तो सिमिलरली ऐसे एसईसीपी ने जो कमीशन ने जो अप्रूव कर दिया आपका प्रोस्पेक्टस, वो आपने जो है उसको 60 डेज के लिए वो हेड होगा। वैलिडिटी का मतलब ये है कि आपने जो है 60 डेज के अंदर पूरा प्रोसेस चला के कंपनी से पैसे को जनरल पब्लिक से पैसे उठा लेंगे। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है, वो पहले अप्रूव करता है, उसके बाद कमीशन के पास जाता है। कमीशन अप्रूव करते तो फाइनल हो गया, इसके बाद जो है आप जो है उसको जो है आप जो है जनरल पब्लिक के पास जाए, उनसे पैसा उठाएं। वो एक अलग चीज थी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसको वो था कि कब तक सारे लोगों ने इस दिन किया तो कब तक वो वैलिड होगा। ये जुमला क्या है, द इश्यूअर ऑफर शैल सबमिट अ कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस टू द कमीशन फॉर अप्रूवल। अब यहाँ ये बता रहा है कि अप्रूवल के लिए देना कब है, at least 21 days before the proposed date of publication of the prospectus। तो भाई प्रोस्पेक्टस जो आप बनाएंगे उसको पब्लिश भी करेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या पब्लिश करना है नीचे लिखा हुआ है। तो कह रहा है जिस दिन क्या नियत करते हैं कि इस दिन आप पब्लिश करेंगे उसको, आपकी डेट में डेट टेंटेटिव डेट आपकी और प्रोस्पेक्टस में मेंशन भी होती है, उससे 21 दिन पहले आप उसको देंगे करने को। मिसाल के तौर पे आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो है 21 जनवरी, ठीक है, तो आप उसे 21 दिन पहले कब देंगे, 31 दिसंबर को दे देंगे, जैसे 22 कर लो, सिंपल, सही है। तो आप क्या करेंगे, 1 जनवरी को एसईसीपी को दे देंगे, सही है, एसईसीपी को दे दें और अप्रूवल, सही है, एसईसीपी को दे दें फॉर अप्रूवल। और यहाँ पे जो है अगर डेट ऑफ पब्लिकेशन में बाय जो आप पहले उसको 1 जनवरी को दे दें। अच्छा, मिसाल के तौर पे उसने जो है आपका कर लिया, उसने कर दिया 10 जनवरी, अभी कब तक वैलिड होगा, 22 जनवरी तक। 22 जनवरी को उसने कर दिया कमीशन ने, तो कब तक वैलिड होगा, 22 जनवरी तक होगा, 60 दिन तक होगा। हाँ है दिमाग आपका, 60 दिन तक होगा। नहीं नहीं 21 में यही तो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, 21 में इसमें क्या फर्क है, 21 को कह रहे हैं कि 60 डेज का बता रहे हैं कि कमीशन ने आज अप्रूव कर दिया तो वैलिड कितने दिन तक होगा, 60 डेज के लिए। यहाँ ये बता रहे हैं कमीशन को देना कब है। अरे यहाँ पे वर्ड लिखा है प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन, प्रपोज क्यों लिखा है, डेट ऑफ पब्लिकेशन भी तो हो सकता है, why it is written proposed date of publication, why not just proposed date of publication, why not just date of publication, बताओ जल्दी बताओ। प्रपोज का वर्ड क्यों लिखा है, अरे भाई सिंपल है, देखिए आप क्या प्रोस्पेक्टस पब्लिश हो गया, नहीं हुआ ना, तो आप प्रपोज जब भी लिखा, नहीं प्रपोज जब भी लिखा है कि आप कब तक सोच लेंगे आपने करना है काम, जब भी प्रपोज डेट हम इस दिन को पब्लिश करेंगे, ठीक, जब भी प्रपोज लिखा है। अब कह रहा है पब्लिक ऑफर इस मेरा पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कर रहे हैं तो इस ऑफर को क्या करना है, पब्लिश करना है प्रोस्पेक्टस इन फुल टेक्स्ट और इन एवरेज फॉर्म एटलीस्ट इन वन इंग्लिश एंड वन उर्दू। इसमें वैसे प्रोस्पेक्टस 100-150 पेज का होता है और 10 पेज का होता है, तो फुल में तो नहीं होता, उसके एवरेज शॉर्ट समरी बना लेते हैं पेज की, हम इतना बताना चाह रहे हैं, हम ये करेंगे छोटे छोटे बारीक बारीक का उसको बिल्कुल माइक्रो करके उसको किसी किसी भी अखबार के आधे पेज को उसकी कॉस्ट, ठीक है, और वन इंग्लिश वन उर्दू न्यूज़पेपर हैविंग डेली सर्कुलेशन, ठीक है, डेली दिखता भी हो, ऐसा ना हो कि वो इंटरनेट में महीने में एक दफा आ रहा है, वो नहीं। It shall not be published in the newspaper less than 7 days or more than 10 days before the commencement of the public subscription. Public subscription और publication में क्या फर्क है, ये एक होती है डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब जिस दिन आप प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करेंगे, और डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्या है, ये वो डेट है जिस दिन आप पब्लिक को इनवाइट करेंगे, ठीक है। नॉर्मली 2 या 3 दिन आप वर्किंग डे देते हैं, आप बता रहे हैं कि हमारी डेट ऑफ पब्लिकेशन ये है, डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्या है हमारी, लगे तो हमने क्या लिया 22 जनवरी लिया, तुरंत हम बोलेंगे कि 18 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक हमारी डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब पब्लिक क्या फॉर्म जमा कराएगी, 18 तारीख को जो है 18 से लेके 20 तारीख तक फॉर्म पैसे दिए, सही, वो पैसे जो है 18 से 20 तक जमा होते रहेंगे कंपनी के अकाउंट में, सही। अब उसके बाद तो फैसला किया जाएगा कि अगर कंपनी ने मांगे 100 मिलियन
पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 120 वैलिडिटी में, ठीक है, आगे 100 पूरे हो गए। पब्लिक ने कंपनी ने बोला 100, पब्लिक ने दिया 80, तो फिर अंडर राइटर बीच में आ जाएगा। अंडर राइटर इस गैप को फिल करेगा, खुद शेयर खरीदेगा इसको, मोस्टली बैंक होते हैं अंडर राइटर। ठीक, क्या फर्क है डेटा पब्लिकेशन और डेटा पब्लिक सब्सक्रिप्शन में, बताओ सारी। डेटा पब्लिकेशन वो होती है जिसमें वो पब्लिश करता है, क्या पब्लिश करता है, अपने प्रोस्पेक्टस को। सही और है, डेटा दूसरा मैंने बताया लिखा हुआ है डेटा पब्लिक सब्सक्रिप्शन। डेटा पब्लिक सब्सक्रिप्शन जब सब्सक्राइब करते हैं तो हम देखते हैं। बिल्कुल सही, सही है। मेरा पब्लिक ऑफर जो कह रहा है कि एक इंग्लिश में न्यूज़पेपर में होगा, और कब छापेंगे उसको, it shall not be published in the newspaper less than 7 days or more than 30 days before the commencement of the public subscription। मिसाल के तौर पर आपकी पब्लिक सब्सक्रिप्शन है 18 तारीख, ठीक है, जगह एटलीस्ट 7 डेज इन एडवांस, मतलब क्या हुआ 7 डेज इन एडवांस कितना जाएगा, 7 डेज 11, सही है, वेरी गुड, 11 फरवरी। बट नॉट मोर देन 30 डेज, क्या होगा, assuming every month is 30 days, 18 जनवरी, कैसी है ना। हाँ, ये यहाँ क्या है, अरे वो कह रहा है 7 डेज एडवांस बट नॉट मोर देन 30 डेज, 7 डेज तो आ गया, 30 डेज में क्या आएगा, 30 डेज आगे आएगा, पीछे आएगा। सकता है पब्लिकेशन, पब्लिक, ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यहाँ पब्लिक पैसा दे रही है, इसके बाद पब्लिश कैसे कर सकते हैं आप न्यूज़पेपर में, तो कॉन्सेप्ट लगाओ ना, पब्लिक पैसा दे के फारिग हो गई, आप आपको अपने तक पब्लिश कर रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, 7 डेज मिनिमम में और मैक्सिमम 30 डेज तक नहीं जा सकते पीछे, सही है। तो क्या है 18 जनवरी से 11 फरवरी तक जो है आपको एटलीस्ट 7 डेज इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 डेज, पीछे जाना है तो आगे कैसे जा सकते हैं। हाँ, तो वही यही मैंने इसमें जो है दूसरी लाइन लिखवाई है आपको, एटलीस्ट 7 डेज इन एडवांस बट नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कमेंसमेंट ईयर में भी नहीं, लास्ट डेट जब घुमा सकते हैं आपको, कमेंसमेंट यहाँ से होगी, यहाँ से आपको पीछे जाना है, एटलीस्ट 7 डेज बाद 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 डेज। फिर क्या कह रहा है, सफिशिएंट नंबर ऑफ द कॉपीज ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल बी मेड अवेलेबल बाय द इशूअर। ये सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज आपने देनी है, कब से लेके कब तक, डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेके क्लोज ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन को, क्लोज ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन मतलब 20 तारीख तक, डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब 22 जनवरी से 20 फरवरी तक कहां देनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द इशूअर, मतलब कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, सिक्योरिटी एक्सचेंज सारे, और द बैंक टू द इशू, जाना आपके बैंक अकाउंट है, जाना पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, नॉर्मली जितने 10-15 बैंक जो बड़े बड़े हैं सब में जो है ना वो अपना अकाउंट खुलवा दें कंपनी, और वो सब बैंक ऑफ ये 15 अकाउंट है, मतलब कहीं भी पब्लिक से पेन में का होगा, सारी तारीख जो स्टेटमेंट का गैदर करते हैं, क्लोज होने के बाद देखते हैं पब्लिक में कितना है, ठीक। तो क्या है, कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार आपका सारे शेयर वगैरह को मैनेज करता है, बैलेटर जो बैलेटर है आपका वो जो बैलेटिंग करेगा, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर भी आपकी इस तरह है, सब इंश्योरेंस कंपनी में देखा होगा AAA रेटेड है, AA+ है, हम देखा है AA+, AAA रेटिंग होती है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो आपको क्रेडिट रेटिंग को, हां आगे कंपनी की फाइनेंशियल हालत पे देखते हुए रेटिंग देती है, तो रेटिंग की अगर आपकी कोई ऐसी एजेंसी आपकी कंपनी के साथ काम करती है तो उस पे खास दिया, ठीक है। द प्रोस्पेक्टस, हां बैलेटिंग करेंगे ना, बताया ना, जैसे अगर मिसाल के तौर पे आपने 100 मिलियन पब्लिक को वर्टिकल में 100 मिलियन चाहिए, पब्लिक ने आपको 120 मिलियन दी, अब वो जमा करेंगे उसको नहीं पता ना, तो आपने कहा कि आपने एप्लीकेशन भर दी, मैंने भर दी, 10 साल लोगों ने और भर दी, और एंड में पता तो आप होता है कितना है, इसके ऊपर आप नहीं ले सकते, 120 आप 120 में 100 को इशू करना है, 20 को करना है, ये प्रोसेस होता है, इससे आप करते हैं ये 120 को 100 पे ले बैलेटिंग, सही है। ठीक है, तो प्रस्ताव उसने ऊपर ऑप्शन दिया था पब्लिकेशन का न्यूज़पेपर में, या तो समरी में या फुल फॉर्म में, यहाँ वो कह रहा वेबसाइट पे तो कह रहा आपको मसला ही नहीं, कितनी जीबी की फाइल है, कितने एमबी की फाइल होगी, कितनी 10 एमबी 30 एमबी 40 एमबी जो कह रहा फुल लगाओ वेबसाइट पे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन टिल द क्लोज ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, देखो पढ़ लो, द प्रोस्पेक्टस इन फुल टेक्स्ट एंड द शेयर सब्सक्रिप्शन फॉर्म shall be uploaded on the website of the issuer from the date of its publication in the newspaper
fills the floors of the नीचे जो आखिरी जुमले में ये कह रहा है कि कोई भी बंदा जो है प्रोस्पेक्टस में इशू कर दिया ना, इसके अलावा किसी तरह कोई भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह कोई भी नहीं करे, ठीक, तो ये प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल इशू एडवर्टाइजमेंट पब्लिश टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट एंड एडवर्टाइजमेंट अदर देन अ प्रोस्पेक्टस अनाउंसिंग पब्लिक ऑफर टू सिक्योरिटी विदाउट prior approval of the commissioner। prospectus itself जो है हमारा ओपन डॉक्यूमेंट है, तो पब्लिश कर दो, सारी पब्लिक को इनवाइट कर दो। एक और चीज लगा लो, बिलबोर्ड लगा रहे हो, अखबार में चला रहे हो, टीवी में चला रहे हो, अलग तरीके से अखबार में आप सिर्फ उसका वो देंगे, प्रोस्पेक्टस का ही समझ देंगे, इसके अलावा आप तो पब्लिसाइज कर रहे हैं, बोर्ड बिलबोर्ड लगा रहे हैं, कहीं लिख के लगा रहे हैं, ब्रोशर बांट रहे हैं, सब आप नहीं, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस वो ब्रोशर, वो एडवर्टाइजमेंट ये बता रहा हो कि प्रोस्पेक्टस आपको कहां से आगे आगे क्या करें, our section advertising will be given to provide an address in Pakistan from which prospectus can be obtained। एक दफा इसको दोबारा पढ़ो क्विकली 2 से 3 मिनट के अंदर, फिर मैं इसको चार्ट से समझा देता हूँ, फिर इसको क्लास को हम एंड जल्दी से पढ़ लो 2 से 3 मिनट, 2 भी बज गए, क्लास को हम करता हूँ। पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया? जल्दी से बताओ, सबने पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया? चलो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि इश्यूअर ऑफर जो है वो सबमिट करेगा प्रोस्पेक्टस इस चीज के लिए, अप्रूवल के लिए कमीशन को, कब? एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन ये होगी तो उससे 21 डेज पहले जो है वो क्या करेगा, उसको देगा कमीशन को, किस चीज के लिए? अप्रूवल। फिर कह रहा है पब्लिश इन न्यूज़पेपर, कह रहा है पब्लिश करेंगे आप वही प्रोस्पेक्टस न्यूज़पेपर में या इंग्लिश और उर्दू दोनों में, सही है, एटलीस्ट कितना 7 डेज पहले, सही है, या 30 दिन पहले फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन सही है, पब्लिशिंग न्यूज़ बिल्कुल सही, नहीं वो बेटा पब्लिक सब्सक्रिप्शन होगा, गलत नहीं लिखा मैंने, हाँ डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन मिस हो गया एक बार, डेट ऑफ कमेंसमेंट भी लिख लें, सही है। दूसरे जुमले में उसने क्या कहा कि आप जो पब्लिश कर रहे हैं किस चीज को? प्रोस्पेक्टस को न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश एक उर्दू, कब करेंगे? 7 डेज बिफोर या 30 डेज बिफोर। 7 और 30 की क्या, मिसाल के तौर पर आपकी पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगी 18 फरवरी से 20 फरवरी को खत्म हो रही है, ये है आपकी डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन, डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। तो आपकी पब्लिकेशन कब होनी चाहिए? 7 डेज इन एडवांस। तो ये 7 डेज कब होंगे आपके? 11 टाइम। फिर क्या कह रहे हैं? नॉट मोर देन 30 डेज, 18 जनवरी, सही है। यहां से यहां तक जो है आपको क्या करना है, कभी बीच में जो है आपको पब्लिश कर देना है इंग्लिश न्यूज़पेपर और उर्दू न्यूज़पेपर। क्लियर है यहां तक? अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपी जो है आप अवेलेबल रखेंगे, क्या प्रोस्पेक्टस की डिमेट अवेलेबल कहां पे?
बैलेटर के पास, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बैंकर टू द इशू, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस, शेयर रजिस्ट्रार, रजिस्टर्ड ऑफिस, कब से कब तक? डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेके, आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेके टिल द लास्ट डे ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, विदाउट के तौर पे आपने इसको 20 जनवरी को छाप दिया, 20 जनवरी से लेके कब तक? 20 फरवरी। ठीक है, कोई भी इसमें एग्जांपल लो, एक डेट उठाओ और डेट से कुछ इस तरह की बना लो, बहुत पक्का हो जाएगा ये सेक्शन। इस तरह मैं बना रहा हूँ ना, घर जाके कोई एक दो तीन डेटें लो, पहले एक डेट लो, एक डेट से पूरा बिठा लो, फिर एक और डेट लो, एक डेट और डेट से पूरा बिठा लो, ये सेक्शन फॉरएवर पक्का हो जाएगा, पूरे सेशन तक के लिए पक्का हो जाएगा, वरना फिर घूमते रहोगे। लाजमी करो ये चीज, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट, और इंटरेस्टिंग भी है। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ, तो उसने बोला कि भाई आप जो हो क्या करो, एवरेज फॉर्म में दे दो, सही है, इंग्लिश न्यूज़पेपर यहाँ पे, उर्दू न्यूज़पेपर, लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि जब आप उसको वेबसाइट पे डालेंगे तो फुल टेक्स्ट में आप उसको डालेंगे। कब से लेके कब तक? फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन टिल डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? क्लियर है? कोई सवाल है बच्चों? जल्दी से बताओ, कोई सवाल है तो बताओ, वरना हम खत्म करते हैं क्लास को। पूरा आधा घंटा लगाया सेक्शन में, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। कॉपी कर रहे हो? चलो कॉपी कर लो। जिनको तस्वीर कहें कि भैया जी वो ऐड करना है, उसमें तस्वीर में जब लिखेंगे तो कमेंसमेंट है और पब्लिकेशन नहीं है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन है, ये पब्लिकेशन नहीं है, ये पब्लिक सब्सक्रिप्शन है। हाँ, जो दोबारा गया। चलिए, कोई सवाल तो नहीं है किसी का? बिल्कुल ऐसे ही 18 जनवरी और 11 फरवरी के बीच में कभी भी पब्लिश कर सकते हैं। ये फोटो ग्रुप पे भेज देंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।